पीएमओ ने हिंदुस्तान की पूरी संसद को खत्म कर दिया है। बोल नहीं सकते आप संसद में। इस वक्त हिंदुस्तान में दो चीजें पर बहुत बंदिश लगी हुई है। सच बोलेगे तो जेल जाओगे, क्योंकि अगर जनता बहक के वोट करेगी या सही वोट करेगी, उसके बावजूद अगर उस पर धांधली हो गई तो वो एक अलग सवाल है। उस पर भी लड़ने की जरूरत है कि आप अपने विरोधियों को भ्रष्ट कह के बदनाम करो और उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता को कुंठित करो। क्या नाम है आपका? विपिन त्रिपाठी। अच्छा, क्या कहाँ से हैं आप? मैं पढ़ाता था, आईआईटी में रिटायर हो गया। अच्छा, आईआईटी में कहाँ? कौन से आईआईटी? आईआईटी दिल्ली। दिल्ली में? जी। अच्छा अच्छा, ये क्या बांट रहे हैं आप? मैं पर्चा बांट रहा हूँ। इसका नाम है बोलने और काम करने की आजादी की खातिर खड़े हो। अभी इस वक्त हिंदुस्तान में दो चीजें पर बहुत बंदिश लगी हुई है। सच बोलेगे तो जेल जाओगे और काम आपको मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो जब तक आप इनकी गुलामी नहीं करेंगे तब तक काम मिलेगा नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ऐसी हुकूमत हमारे देश में आए जो जनमुखी हो, कॉर्पोरेट मुखी ना हो। इसके लिए तो ये कौन सी सरकार अभी मौजूदा वक्त की? इसकी सरकार, यही सरकार तो मुसीबत की जड़ है। ये सरकार सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट के गठजोड़ की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है। पीएमओ ने हिंदुस्तान की पूरी संसद को खत्म कर दिया है। बोल नहीं सकते आप संसद में। तो ये तो ठप्पा लगाने वाली सरकार है। इसलिए मैं चाहता हूँ सरकार बदले, देश की व्यवस्था बदले। सरकार तो कह रही है कि सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं। कहने के लिए तो हमारे हौज खास में बड़ी बड़ी जो 10-10 करोड़ की कोठियां, उसमें कुटी लिखा होता है। कुटी माने झोंपड़ी होता है। तो कहने के लिए तो रईस लोगों में एक फितरत है कि कत्ल करो और अपने आप को अहिंसक कहो। तो इससे क्या होता है? आप इसका सरकार का चरित्र देखें, ये किस पर टिकी है? शुद्ध नफरत पर टिकी है, लिंचिंग करने वालों पर टिकी है, प्रशासन को दमन करने वाली एजेंसी बना के रखा है, उस पर टिकी है। ये सरकार है क्या? इसलिए सरकार के कहने से क्या होता है? जो 100 में से 100 झूठ बोले, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारे मंत्री हो, चाहे अफसर हो, उनकी बात को क्या कहेंगे? उसके क्या भरोसा करना? तो जीत के भी तो आ रहे हैं, सवाल ये है। जीते ना जीते वो एक अलग मसला है, क्योंकि अगर जनता बहक के वोट करेगी या सही वोट करेगी, उसके बावजूद अगर उस पर धांधली हो गई तो वो एक अलग सवाल है। उस पर भी लड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर देश में एक भी आदमी सच्चा है जो इंसान को बगैर जात धर्म के भेदभाव के इंसान मान के चलता है, वो ऐसी हुकूमत से लड़े, इसके खिलाफ खड़ा हो। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? उसी किस्म का हिस्सा है कि आप अपने विरोधियों को भ्रष्ट कह के बदनाम करो और उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता को कुंठित करो। कांग्रेस का भी इन्होंने खाता जब्त कर लिया। ये तरीका क्या है? अब भैया आपके हाथ में डिपार्टमेंट्स आ गए हैं तो आप जैसे चाहे उनको नचा लो। ये तो गुलामी की चरम सीमा है। जब ये बातें, ये सवाल किया जाता है उनसे, तो इंदिरा गांधी का याद दिलाते हैं उस वक्त। इंदिरा गांधी के जमाने में 1975 में लगी थी इमरजेंसी में, दिल्ली में लेक्चरर था और उसके कुछ महीने बाद में अमेरिका चला गया था। उस पूरे पीरियड में किसी भी सरकार के आदमी ने सिवाय राजनीतिक कार्यकर्ताओं नेताओं की गिरफ्तारी के जनता को धमकाया नहीं। मैंने तो नहीं देखा था कहीं पे धमकाते हुए। मैंने नहीं देखा था किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक आम सामाजिक कार्यकर्ता को जलील करते हुए या उस पर जुर्माना लगाते हुए। तो वो इमरजेंसी एक लिमिटेड पीरियड के लिए थी, 19 महीने के लिए थी, और उसमें भी हमारा प्रशासन आम जनता के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ था। ये तो इस वक्त पूरी सूरत बदल दी है। पुलिस बनी है सुरक्षा के लिए, लेकिन पुलिस टेरर पैदा करती है। अफसर बने हैं निष्पक्षता से काम करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इनकी हाँ में मिलाते हैं। तो ये तो एक अजीब हालत पैदा कर दी गई है। इसको क्या कहेंगे, इस हालात को? जो हालात, ये हालत गलत है और इससे लड़ने की जरूरत है। मैं मानता हूं गांधी जी ने 1916 में कहा था, वाइसराय के सामने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखते वक्त गांधी जी ने कहा था कि हुकूमत का फर्ज है, क्योंकि हुकूमत जनता के खर्चे पे चलती है, जनता की कमाई पे चलती है, उसका फर्ज है कि जनता की सेवा करे। वहाँ के जो भी प्रतिनिधि हमारे हो, चाहे वाइसराय हो चाहे चुना हुआ प्रतिनिधि हो, वो आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करे, उन पर धौंस न जमाए, उनकी मुसीबत के वक्त में उनका साथ दे।
लेकिन ये हुकूमत ठीक उसके उलट है, तो हमें फिर से वो लड़ाई लड़नी है जो गांधी ने लड़ी थी। ये है। तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी विपक्ष की एकजुटता को कैसे देखते हैं आप? क्या विपक्ष एकजुट है? विपक्ष में कुछ मामलों में एकजुटता है, कुछ में नहीं है, लेकिन विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है और विपक्ष से जो गलतियां पुराने समय में हुई उनको दुरुस्त करने की भी जरूरत है। हमेशा जनता को सामने रखें। आम जन से अगर आप जुड़ेंगे, आम जन में भी कुछ शराबी कबाबी कुछ चोर डकैत होंगे, लेकिन उनकी तादाद 1-2% होती है। तो जो इन बुराइयों से हटके लोग हैं उनका आप सम्मान करो, उनको ताकत दो, जिम्मेवारी दो, तो आप हुकूमत बदलोगे। तो ये तो अपने में ही लड़ रहे हैं, उधर ममता बनर्जी छोड़ के चली गई। मेरा ख्याल से बंगाल एक अलग सूरत है। बंगाल में जो टक्कर है वो आपस में वोट नहीं काटेगी। जैसे कई जगह कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े किए, एक आध जगह सीपीएम खड़ा करेगी, तो मेरे ख्याल से ठीक है, वो खामी तो रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी खामी नहीं है, क्योंकि उसका असर बहुत बड़े पैमाने 2-4 सीटों पे पड़ेगा, ज्यादा पे नहीं पड़ेगा। जब नीतीश भी चले गए, वो एक बुरी चीज हुई, और लेकिन नीतीश को उसका पछतावा होगा, वो पछताना पड़ेगा उनको। मेरा अंदाज है कि बिहार में बिल्कुल आखिरी समय पे उन्होंने गठबंधन को खड़ा किया, उन्हीं ने पाला बदल लिया, तो ये उससे उनकी फजीती ही हुई है। इससे मेरा अंदाज है कि गठबंधन मजबूत होगा, कमजोर नहीं होगा। अच्छा, केजरीवाल के जेल जाने से क्या फर्क पड़ेगा? बेटा मैं तो ये कह नहीं सकता क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, केजरीवाल की गिरफ्तारी और कुछ और मंत्रियों की गिरफ्तारियों से ये बात जाहिर हो गई कि ये हुकूमत सिर्फ अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है। इन लोगों पे जो इल्जाम लगे हैं उनसे कई गुना ज्यादा गंभीर इल्जाम जिन लोगों पे लगे थे उनको अपने पाले में खींच के आपने मंत्री, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया है। तो इससे जनता में तो यही पैगाम जाएगा कि भाई ये हुकूमत जुल्म करने वाली है, इंसाफ करने वाली नहीं। और ये बात बहुत मजबूत महत्वपूर्ण है। तो क्या अधिकारी भी सरकार के उसमें जाहिर है। यहाँ तक कि एसबीआई का जो चीफ था उसने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला दिया और कहा कि आपको कार्रवाई आंकड़े प्रस्तुत करने, उन्होंने कहा हमें तो 4 महीने का टाइम चाहिए, जून के आखिर में दे पाएंगे। उसने कहा कि नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर देने हैं, तो ये भी दिए। यानी फरेब की इंतहा है। ये तो जाहिर हो गया कि हमारे अधिकारी किस तरीके से बिके हुए या गुलाम है या उन पर दबाव है। ये क्या चीज है? तो अब जब उस स्तर का आदमी बिक सकता है तो फिर बाकी की क्या मैं बात करूं। लेकिन ये मैं मानता हूं कि हर आदमी बिका हुआ नहीं होता, हर पूंजीपति खराब नहीं होता, उसमें भी भले लोग होते हैं। यहाँ तक कि डाकुओं में भी मैंने कुछ अच्छे लोग देखे। यहाँ पे एक जेल है, इसमें खूनी दरवाजे के पास बच्चों का जेल, उसमें जब मैं एक मरतबा गया तो उन बच्चों में भी जो बेचारे छोटे छोटे अपराधों में, कोई चोरी के अपराध में, कोई छोराबाजी के अपराध में बंद है, उनमें भी जब मैंने बात रखी तो कई बच्चे उसमें भी उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो मैं मानता हूं कि हमारे अफसरों में भी 10-20% लोग भले हैं और उन्हीं से हमें उम्मीद है।